हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछली क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरा स्ट्रक्चर को समझे, जो भी मेन पार्ट्स है सबका लिस्ट भी देखे, और फर्स्ट पॉइंट यानी कि ओवरी को हम लोग डील कर चुके हैं। आज के लेक्चर में आगे का जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट को डील करके आज इस टॉपिक को हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। एक काम करते हैं, पीछे का कुछ स्लाइड हम लोग देखते हैं ताकि आगे का टॉपिक हमको ठीक से समझ में आ सके। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि प्रत्येक फीमेल में एब्डोमिनल कैविटी के निचले भाग में दो ओवल स्ट्रक्चर, दो अंडाकार स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस अंडाकार स्ट्रक्चर को कहते हैं ओवरी। ओवरी में ओवम का निर्माण होगा। प्रत्येक ओवरी के पास से एक नली निकली होती है। इस नली को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इस नली को बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का 3 भाग होगा। शुरू का भाग इनफंडिबुलम, बीच का भाग एम्पुला, लास्ट का भाग इस्थमस। और ये इस्थमस आके कनेक्ट हो जाता है इस यूटेरस से। इस यूटेरस का भी 3 भाग होता है। ऊपर का भाग बॉडी, सबसे ऊपर का भाग कहलाएगा फंडस, और उसके नीचे का बीच का भाग कहलाएगा बॉडी, और सबसे नीचे का भाग कहलाता है सर्विक्स। फिर हम लोग सर्विक्स के बारे में भी पढ़े थे कि सर्विक्स के बीच में एक नली पाया जाता है जिसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल नीचे की ओर एक छिद्र एक्सटर्नल ऑस के द्वारा ओपन हो जाता है वजीना में, और ऊपर की ओर एक छिद्र इंटरनल ऑस के द्वारा ओपन होता है यूटेरिन कैविटी में। ओवरी लिगामेंट नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा कनेक्ट होता है यूट्रस की दीवार से, और यूट्रस की दीवार में पाया जाता है 3 लेयर। सबसे बाहर का लेयर कहलाता है पेरीमेट्रियम, बीच का कहलाता है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर का कहलाता है इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम ही है जो कि इस यूटेरिन कैविटी को चारों तरफ से घेरे रहता है। यूटेरिन कैविटी यूट्रस के अंदर की कैविटी होती है, और इसी में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। ओवरी के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी थैली पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल, और प्रत्येक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर पाया जाता है एक पीस ओवम। जब ये ओवम मैच्योर होगा तो ओवरी से बाहर निकलता है, और ओवरी से ओवम बाहर निकलेगा तो जाएगा कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। फीमेल में ओवम का निर्माण हो जाता है जन्म के पहले ही। लड़कियों में ओवम बन जाता है जन्म के पहले ही, लेकिन कि वह ओवम अपरिपक्व होता है, इमैच्योर होता है, उसमें संतान बनाने की क्षमता नहीं होती है। जब बच्ची का जन्म हो जाता है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, अपने प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है, यानी कि जब लड़कियों का उम्र हो जाता है 10 से 13 वर्ष के बीच का उम्र, तो उसमें ओवम मैच्योर होना शुरू होता है। लगभग 1 महीने में एक ओवम मैच्योर होगा, यानी कि कहते हैं कि 28 से 29 दिन के बाद जो है ना एक एक ओवम मैच्योर होते जाता है। तो माना कि इस ओवरी का एक ओवम मैच्योर हुआ तो वह ओवम निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। ओवरी से ओवम का बाहर निकलना कहलाता है ओव्यूलेशन। और जैसे इस मंथ अगर इस ओवरी से एक ओवम निकला, फैलोपियन ट्यूब में गया, तो नेक्स्ट मंथ फिर इस ओवरी से एक ओवम निकलेगा, फिर इस फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ उस ओवरी से, नेक्स्ट मंथ फिर इस ओवरी से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-3-4 महीना तक किसी एक ही साइड के ओवरी से लगातार ओवम बन सकता है, मैच्योर हो सकता है। तो याद रखना कि ओव्यूलेशन 1 महीना में एक बार होता है, या प्रत्येक 28-29 दिनों के बाद ओव्यूलेशन होते रहेगा। ओवरी से निकला हुआ ओवम कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा।
मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के इस वजीना में आता है, वजीना से स्पर्म तैरते हुए यूट्रिन कैविटी से होते हुए वह स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, और फेलोपियन ट्यूब के बीच का जो भाग होता है एम्पुला, यही एम्पुला है जहां पर स्पर्म और ओवम एक दूसरे से जुड़ जाएगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होगा, और इसी जगह बन जाता है जायगोट। फिर जायगोट धीरे धीरे खिसकने लगेगा आगे की ओर। फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया लगा होता है, आज ये सब पॉइंट को डील करेंगे तो बताएंगे। फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया लगा होता है जो कि ऐसे मूव कर रहा होता है। जैसे वो मूव करेगा तो वो उस जायगोट को धीरे धीरे धक्का मारेगा, फिर वो आगे बढ़ने लगेगा, और जायगोट आगे बढ़ते बढ़ते ही उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जायगोट से बनेगा एम्ब्रायो, और वो एम्ब्रायो खिसक खिसक के आ जाता है कहाँ? यूटेरिन कैविटी में, और इसी यूटेरिन कैविटी में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। जैसे एम्ब्रायो यूटेरिन कैविटी में आएगा तो इंडोमेट्रियम से जाकर के चिपक जाएगा। इस घटना को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। आगे का टॉपिक है, ठीक है ना। ये जो फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं, इम्प्लांटेशन के बारे में बता रहे हैं, ये अभी पढ़ने के लिए है नहीं। अभी हम लोग बस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को समझते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होगा, इम्प्लांटेशन कैसे होगा, प्लेसेंटा किस तरह से बनता है, ये सब आगे का टॉपिक है, ठीक है ना। तो यूटेरिन कैविटी में 9 मंथ तक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और 9 मंथ पूरा होने के बाद बच्चा इस रास्ते से, वजीना वाले रास्ते से शरीर से बाहर आएगा, यानी कि बच्चे का हो जाता है जन्म। तो ओवरी में ओवम बनता है, ओवरी से ओवम निकल करके फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। मेल का स्पर्म वजीना में आता है, और स्पर्म तैरते तैरते दोनों साइड के फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जायगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, और वो खिसक के आ जाता है यूटेरिन कैविटी में, और यहीं पर 9 मंथ तक होता है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद बच्चे का हो जाता है वजीना के रास्ते जन्म। तो ये एक मोटा मोटी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के घटना के बारे में हम बताए, जो कि आगे हम लोग बारी बारी से डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं फेलोपियन ट्यूब को। ओवरी वाला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। ओवरी वाला पॉइंट जो है ना, दिखा देता है स्ट्रक्चर। ओवरी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला पॉइंट क्या होता है? ओवरी होता है जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। फिर फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजीना, वल्वा, बार्थोलिन्स ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। फर्स्ट पॉइंट ओवरी हम लोग पढ़ लिए हैं। 2 नंबर से 7 नंबर तक आज हम लोग को पढ़ना है। ओवरी को डील कर चुके थे। हम लोग देखे थे कि ओवरी के अंदर जो ओवम होता है ना, वो छोटी छोटी थैली के अंदर रहता है। उस थैली को बोलते हैं फॉलिकिल। सबसे जो नया नया फॉलिकिल बनेगा वो कहलाएगा प्रीमोर्डियल फॉलिकिल। वो विकसित होकर बनाता है प्राइमरी फॉलिकिल, वो और विकसित होगा बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकिल, वो और विकसित होगा बनाएगा टर्सरी फॉलिकिल, वो और विकसित होगा बनाएगा ग्राफियन फॉलिकिल। ग्राफियन फॉलिकिल टूट जाता है। ग्राफियन फॉलिकिल के टूटने से एक ओवम बाहर निकलेगा। उस ओवम को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलेंगे। प्रत्येक 28-28 दिन के बाद एक बार ओव्यूलेशन होता है। फिर ग्राफियन फॉलिकिल का खोल क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, और धीरे धीरे वो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है। तो हम लोग ओवरी के बारे में पढ़ लिए थे। और अब आज का टॉपिक है, नोट्स लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगले पॉइंट यानी कि हम लोग डील करेंगे फेलोपियन ट्यूब। इसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। देखिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है, ठीक है ना। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। फिगर ठीक नहीं बना, ठीक है ना, बनाते हैं ठीक से इसको। तो यहाँ है ओवरी, ठीक है ना, ये हो गया ओवरी, और यही है फेलोपियन ट्यूब। अब ये क्या है बता रहे हैं।
देखिए हम लोग किस पॉइंट को डील कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब को। तो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये जो रेड कलर से है ना, यहाँ पर ये जो रेड कलर से गोल ऐसा स्ट्रक्चर है, ये है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवम। दोनों ओवरी के पास से एक एक नली निकल जाती है और इस नली को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये जो नली है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये है फैलोपियन ट्यूब। ये नली भी क्या कहला गया, फैलोपियन ट्यूब। कितना पीस होता है, 2 पीस होता है। तो यह 2 पीस नली है और इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली है। संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सॉरी। तो ये 2 पीस नली होती है, ओवरी के पास से निकली होती है। इस फैलोपियन ट्यूब का होता है 3 भाग। इसके बिल्कुल शुरू का भाग कहलाता है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम। बीच का भाग कहलाता है एम्पुला। बीच का भाग कहला गया एम्पुला। और लास्ट का सकरा पतला टाइप का भाग कहलाता है इस्थमस। ये कहलाता है इस्थमस। इस तीनों को मिला करके हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। तीनों को मिला देंगे तो कहला गया फैलोपियन ट्यूब। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। अब ये जो इनफंडीबुलम है, इसके पास इनफंडीबुलम के पास से जो है ना बहुत सारा अंगुली जैसा उभार निकला होता है। इस अंगुली के समान उभार को कहते हैं फिम्ब्री। इसको बोलेंगे फिम्ब्री, ठीक है ना, इसको बोलेंगे फिम्ब्री। स्पेलिंग ठीक नहीं हो रहा है, फिम्ब्री, ठीक है ना। फिम्ब्री का स्पेलिंग क्या होगा, फिम्ब्री, BREAE, ठीक है। ये हो गया स्पेलिंग, ठीक है ना। ये निकला हुआ अंगुली से उभार क्या बोलेंगे, इसको फिम्ब्री कहेंगे। अब होता क्या है कि ओवरी से ओवम मैच्योर हुआ, ओवरी में ओवम मैच्योर हुआ और ये ओवम यहाँ से निकलता है। तो ओवरी से ओवम निकलेगा, ओवरी से ओवम निकलेगा और निकल के कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुँचेगा। तो जब ओवरी से ओवम निकलता है तो ये फिम्ब्री जो है ना, ये जो फिम्ब्री है यही ओवम को ग्रहण करने का काम करेगा। ओवरी से जैसे ओवम बाहर निकलता है तो ये फिम्ब्री इस तरह से हिल रहा होता है। अगर हम फैलोपियन ट्यूब को अभी तो इस साइड से हम देख पा रहे हैं, अगर इसको सामने से देखें ना तो पता चलेगा कि फैलोपियन ट्यूब तो एक पाइप है और इसके मुंह पर आगे तरफ ये जैसे अंगुली सब इस तरह से निकला हुआ है ना, इसी तरह से ये फिम्ब्री लगा हुआ रहता है। तो अगर हम इस फिम्ब्री को सही तरीका से देखें तो हमको पता चलता है कि जैसे फैलोपियन ट्यूब को सामने से देखेंगे तो ये हमको इस तरह से गोल ऐसा हमको दिखाई पड़ा और इसके चारों तरफ ये अंगुली जैसा उभार होता है। ये चारों तरफ अंगुली जैसा उभार है, ठीक है ना। ये कोई फूल नहीं है, ये क्या है, फिम्ब्री। यही क्या है, फिम्ब्री है, ठीक है ना। यही क्या है, फिम्ब्री। ये हो गया बिल्कुल कैविटी, ये मतलब स्पेस हो गया अंदर का, ल्यूमेन। इसको क्या बोल देंगे, ल्यूमेन कह दिए। और ये चारों तरफ से क्या है, फिम्ब्री। तो फिम्ब्री ऐसे हिल रहा होता है। जैसे ओवरी का ओवम मैच्योर होगा, ओवरी से बाहर निकलेगा, ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन के दौरान निकले हुए ओवम को बस फिम्ब्री तुरंत पकड़ता है और खींच के डाल देता है पाइप के अंदर, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर लगा होता है सीलिया। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर लगा होता है सीलिया। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है ना इस तरह का रोम जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है ना इस तरह का रोम के समान स्ट्रक्चर लगा होता है और ये रोम जैसा स्ट्रक्चर कहलाता है सीलिया। रोम जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सीलिया। और सीलिया इस तरह से मूव कर रहा होता है, इस तरह से हिल रहा होता है। सीलिया का मूवमेंट कुछ इस तरह का है कि सीलिया लिक्विड को या महीन कण को केवल एक ही दिशा में गति करने में हेल्प करेगा। ओवम यहां से बाहर निकला, फैलोपियन ट्यूब में गया, फैलोपियन ट्यूब के दीवार में हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया लगा हुआ है। सीलिया ऐसे मूव कर रहा होता है जिसके कारण ओवम पर धक्का पड़ेगा और ओवम आगे की ओर बढ़ने लगता है और वो जाने लगता है फैलोपियन ट्यूब में आगे, यानी इनफंडिबुलम से कहाँ चला गया, बीच वाले भाग एम्पुला में चला गया। यहां आता है स्पर्म। मेल का स्पर्म आएगा कहाँ, वजीना में, और ये स्पर्म तैरते हुए दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब में जाएगा।
लेकिन प्रायः एक बार में तो किसी एक ही तरफ ओवम रहेगा। अगर उधर ओवम है तो इधर नहीं रहेगा, अगर इधर ओवम होगा तो फिर उधर ओवम नहीं रहेगा। इधर जो स्पर्म गया ये तो बेकार हो गया, ओवम मिला ही नहीं। लेकिन इस तरफ जो स्पर्म आता है वो स्पर्म इस ओवम से जाकर के जुड़ जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? एम्पुला में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? एम्पुला में होता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में स्पर्म ओवम से जाकर के फ्यूज कर जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। अब बात यहाँ पर, सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि सीलिया का मूवमेंट कुछ इस तरह का है कि ये ओवम को या कुछ महीन कण को इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा, तो फिर स्पर्म इधर से उल्टा डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? स्पर्म को भी तो सीलिया धक्का मारेगा, बैक कर देगा स्पर्म को। तो स्पर्म को भी बैक करने का प्रयास करता है सीलिया, लेकिन चूंकि स्पर्म में खुद से गति करने की क्षमता है। स्पर्म के पास टेल है, पूंछ है। स्पर्म उस पूंछ को हिलाता है और स्पर्म खुद से गति कर सकता है। इसलिए सीलिया के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में भी ये स्पर्म आगे बढ़ सकता है। ओवम के पास ऐसा कोई टेल नहीं होता है, ओवम में खुद से गति करने की क्षमता नहीं होती है। तो सीलिया जिधर धक्का मारेगा उधर ओवम चला जाएगा। तो सीलिया के मूवमेंट की वजह से ओवम इनफंडिबुलम से एम्पोला की ओर जाएगा, लेकिन कि स्पर्म अपने पूंछ की सहायता से गति करते हुए वो आगे बढ़ करके एम्पोला तक पहुंचेगा और वहीं पर जाकर के ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन कर लेता है। बस फैलोपियन ट्यूब में इतना ही है कि फैलोपियन ट्यूब 2 पीस नली होती है। इसका 3 भाग होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इस्थमस वाला पार्ट कनेक्ट होता है किससे? यूटेरस से। ये क्या है? ये है यूटेरस। तो ओवरी की ओर कौन सा भाग होगा? इनफंडिबुलम। यूट्रस से कौन सा पार्ट जुड़ा होगा? इस्थमस। बीच वाला भाग क्या होगा? एम्पुला। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? एम्पुला में। सीलिया लगा रहता है पूरा फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर जायगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर उस जायगोट को भी धक्का मारा जाता है, फिर वो जायगोट सीलिया के मूवमेंट की वजह से आ जाता है कहाँ? यूटेरिन कैविटी में यहाँ आएगा और यहीं पर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि ये एम्ब्रायो चिपक जाता है किससे? इंडोमेट्रियम से। इंडोमेट्रियम क्या होता है? तो यूट्रस का सबसे इंटरनल वाल जो होगा ना, वही कहलाता है इंडोमेट्रियम। उससे चिपकेगा, इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया और यहाँ से 9 मंथ का समय लगेगा बच्चे को डेवलपमेंट होने में और फिर तब जाकर के बच्चे का फिर जन्म होता है। तो फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट है यूटेरस। अगला पॉइंट है यूटेरस। एक बार फिर से हमको फिगर बनाना पड़ेगा यूटेरस का। यूटेरस अब इस बार फेमरी वगैरह सब नहीं बना रहे हैं। यही जो थैली हमको दिखाई पड़ रही है ना, यही थैली क्या है? यूट्रस है। तो यूट्रस एक थैली के समान रचना है। यूट्रस एक थैली के समान रचना है। थैली के समान रचना है। इस यूट्रस को वुम्ब भी कहते हैं। यूट्रस को वुम्ब भी कहते हैं, ठीक है ना। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? वुम्ब भी है। यूट्रस की लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। यूट्रस की लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर। यूट्रस की चौड़ाई, लंबाई ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक लंबा होगा कितना? 7.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई हुआ इधर से कितना? चौड़ाई होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और मोटाई हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। मतलब इधर से मोटाई जो है ना वो होगा कितना? 2.5 सेंटीमीटर। यूट्रस
का जो पोजीशन है वो होता है, यूट्रस के आगे होता है यूरिनरी ब्लैडर और पीछे तरफ होता है रेक्टम। अगर हम इसको साइड से देखें ना, तो साइड से देखने पर क्या पता चलेगा कि अगर ये है यूट्रस, अगर ये है यूट्रस, ठीक है ना, ये है यूट्रस, तो यूट्रस के पीछे होता है रेक्टम। यूट्रस के पीछे क्या होगा? रेक्टम। और यूट्रस के आगे क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब मूत्र वाली थैली, इसके अंदर यूरिन भरा रहेगा और यहाँ पर मल भरा रहेगा रेक्टम में। और आगे तरफ हो गया यूरिनरी ब्लैडर, पीछे तरफ हो गया रेक्टम और बीच में रहता है कौन? यूट्रस। तो यूट्रस का जो पोजीशन होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में रहता है ये, ठीक है ना। इसका पोजीशन समझ में आ गया। इसके बाद यूट्रस की आकृति की अगर बात करें तो यूट्रस की आकृति होती है उल्टा नाशपाती के समान, उल्टा नाशपाती के समान, उल्टा नाशपाती के समान। मतलब अगर जैसे नाशपाती को हम लोग देखते हैं ऊपर का भाग थोड़ा सा संकरा होता है, नीचे का भाग फैला हुआ था, फुला हुआ रहता है। तो अगर हम नाशपाती को उल्टा कर दें कि संकरा भाग चला गया नीचे और फैला हुआ भाग चला गया ऊपर, तो यूट्रस का भी तो उसी तरह का है। यूट्रस जो है ऊपर का भाग थोड़ा सा इसका फैला हुआ है और नीचे का भाग कैसा हो गया? संकरा हो गया। नाशपाती को अगर हम उल्टा दें ना तो यूट्रस भी उसी डिजाइन का रहता है। तो यूट्रस की आकृति उल्टा नाशपाती के समान होती है, ठीक है। अब ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस के दीवार में 3 लेयर होता है। यूट्रस का ये जो दीवार है, ये सबसे बाहर का एक लेयर होगा, उसके अंदर फिर एक लेयर होगा, सबसे अंदर का लेयर ये है, ठीक है ना। तो यूट्रस के दीवार में कितना लेयर होगा? 3 लेयर होगा। सबसे बाहर का लेयर कहलाता है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है ना, पेरीमेट्रियम। बीच वाला कहलाता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर का कहलाता है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। यूट्रस के दीवार में कितना लेयर? 3 लेयर। सबसे बाहर कहला गया पेरीमेट्रियम, उसके अंदर कहला गया मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाला कहला गया इंडोमेट्रियम। अब ये जो इंडोमेट्रियम है, ये इंडोमेट्रियम जो है ना, इसके बारे में 2 खास बात जान लेना है कि यह यूटेरिन कैविटी को चारों ओर से घेरे रहता है। यूट्रस के अंदर जो खाली जगह रहता है ना, इस खाली जगह को बोलते हैं यूटेरिन कैविटी। खाली जगह को कहते हैं यूटेरिन कैविटी, यूटेरिन कैविटी। तो यूटेरिन कैविटी को चारों ओर से कौन सा लेयर घेरा हुआ है? इंडोमेट्रियम। तो लिख देंगे यूटेरिन कैविटी, यूटेरिन कैविटी को घेरे रहता है, ठीक है ना, यूटेरिन कैविटी को घेरे रहता है। और फीमेल में होता है एक घटना घटता है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंडोमेट्रियम टूटता है और वजीना के रास्ते ब्लड निकलता है। इंडोमेट्रियम टूटेगा, वजीना के रास्ते ब्लड निकलेगा। तो इंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन होता है, हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना, उसमें यही इंडोमेट्रियम भाग लेता है। इंडोमेट्रियम टूटेगा, वजीनल ब्लीडिंग होगा। तो ये जो इंडोमेट्रियम है, ये किस प्रक्रिया में भाग लेगा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाग लेता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये भाग लेता है। मायोमेट्रियम के बारे में एक खास बात और जान लेना है। जब बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है, बच्चे के जन्म का समय होता है, तो इस मायोमेट्रियम में होता है संकुचन। ये मायोमेट्रियम चारों तरफ से होगा ना, पूरा यूट्रस में चारों तरफ से होगा, ये तीनों लेयर चारों तरफ से होगा। तो बच्चे के जब जन्म का समय होता है तो यूट्रस का दीवार सिकुड़ने लगता है। तो यूट्रस का दीवार ऐसे सिकुड़ेगा, बच्चा पर प्रेशर बनेगा, तो नीचे के भाग से, नीचे वाले हिस्से से, यानी कि वजीना वाले रास्ते से ये बच्चा बाहर आ जाता है।
तो बच्चे के जन्म के समय वह कौन सा लेयर है जिसमें कि संकुचन कॉन्ट्रिक्शन होता है, वो है मायोमेट्रियम। शिशु के जन्म के समय यही मायोमेट्रियम संकुचन करेगा, कॉन्ट्रिक्शन करेगा, जिसके कारण बच्चे का जन्म आसानी से होता है। यानी कि जन्म के समय इसमें क्या होता है, संकुचन होगा। संकुचन को इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्ट्रिक्शन, ठीक है ना। संकुचन को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रिक्शन होता है। पेरीमेट्रियम तो सबसे बाहर का लेयर है। तो ये 3 लेयर हमको समझ में आ गया। इसके बाद ये जो यूट्रस है इसका होता है 3 भाग। यूट्रस का सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है फंडस, सबसे ऊपर का भाग कहला गया फंडस ऑफ यूटेरस, ठीक है ना, ये कहला गया सबसे ऊपर का फंडस। बीच वाला भाग कहला जाता है बॉडी, और बॉडी के अंदर में ही जो कैविटी है वो कहला गया यूटेरिन कैविटी। सबसे ऊपर का भाग क्या कहला गया, फंडस। बीच का ये पूरा का पूरा भाग कहलाएगा बॉडी, और बॉडी के अंदर में जो खाली जगह रहता है वो खाली जगह कहलाता है यूटेरिन कैविटी। और नीचे का जो संकरा वाला भाग है ये कहला जाता है सर्विक्स, ये कहला गया सर्विक्स। तो यूट्रस का 3 भाग, ऊपर का भाग फंडस, बीच का भाग बॉडी, नीचे का संकरा भाग सर्विक्स। इस सर्विक्स के बीच में एक नली पाया जाता है जिसको कहते हैं सर्विकल कैनाल, इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, इसको बोलेंगे सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल में 2 छिद्र होता है। सर्विकल कैनाल में सॉरी 2 छिद्र होगा, नीचे एक छिद्र है और ऊपर भी एक छिद्र है। और इस छिद्र को क्या बोलेंगे, नीचे का छिद्र कहलाता है एक्सटर्नल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, और ऊपर का छिद्र कहलाता है इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस। और ये क्या हो गया, वजीना हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, वजीना। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के समय इस सर्विकल कैनाल और वजीना, बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ, यूटेरिन कैविटी में हुआ। बच्चा जब बाहर आने लगता है तो वो 2 नली से होकर के बाहर आएगा। एक ये हो गया सर्विकल कैनाल और दूसरा है वजीना। वजीना से फिर वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो इस सर्विकल कैनाल और वजीना दोनों को एक साथ मिला करके कहते हैं बर्थ कैनाल। यानी कि सर्विकल कैनाल ये है, वजीना ये है, दोनों से होकर के ही ना बच्चा बाहर निकलेगा। तो हम दोनों को एक साथ मिला करके बोलते हैं बर्थ कैनाल। कहीं लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, एक हो गया सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल प्लस वजीना, दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, बर्थ कैनाल बोलेंगे, बर्थ कैनाल कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या कहला गया, बर्थ कैनाल कहला गया। तो बर्थ कैनाल में 2 नली शामिल है, एक हो गया सर्विकल कैनाल, एक हो गया क्या, वजीना। यूट्रस हो गया कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, वजीना। एक बार फिर से हमको फिगर बनाना होगा, तो बार बार फिगर हमको बनाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, बनाते हैं फिगर। देखिए ये इधर हो गया फेलोपियन ट्यूब, इतना ऊपर ठीक से नहीं बना रहे हैं। वजीना क्या है, वजीना क्या है, यही है वजीना। वजीना जो होता है ये लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली है। वजीना 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, और यह फीमेल का कॉपुलेटरी पैसेज है, कॉपुलेटरी पैसेज, कॉपुलेटरी पैसेज, ठीक है ना, कॉपुलेटरी पैसेज। कॉपुलेटरी पैसेज का मतलब ये वजीना कॉपुलेशन में भाग लेगा। कॉपुलेशन क्या होता है, जब मेल का पेनिस फीमेल के वजीना में प्रवेश करता है तो हम इस घटना को कहते हैं कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन में 2 अंग भाग लिया, एक मेल का पेनिस और दूसरा फीमेल का वजीना। तो मेल के पेनिस को कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल, और वजीना को कहेंगे कॉपुलेटरी पैसेज। पैसेज का मतलब
एक खाली स्थान टाइप का है, एक नली के समान है, तो इसको पैसेज बोलते हैं। तो ये फीमेल का क्या है, कॉपुलेटरी पैसेज होता है, ठीक है ना। अब वजीना का जो बाहरी ओपनिंग है, यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। वजीना का जो बाहरी ओपनिंग है ना, यहाँ पर एक छिद्र रहता है। इस छिद्र को कहते हैं वजीनल ऑरिफिस। इस छिद्र को बोलेंगे वजीनल ऑरिफिस। इस छिद्र को कहते हैं वजीनल ऑरिफिस या वजीनल ओपनिंग कह सकते हैं। इसी छिद्र से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड निकलता है और जन्म के समय बच्चा भी बाहर निकलता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि प्रत्येक फीमेल में होता क्या है कि महीने में लगभग 3, 4 या 5 दिन ऐसा होता है कि उसके वजीना से ब्लड निकलता है। इंडोमेट्रियम टूटता है और वजीना के रास्ते ब्लड बाहर निकलेगा, और ये रिपीट होता है प्रत्येक 28 से 29 दिन में, जिसको हम लोग 1 महीना बोल देते हैं। तो हर महीने कुछ दिन के लिए, यानी कि 4 दिन 5 दिन के लिए वजीना से ब्लड निकलेगा और बार बार ये रिपीट होगा। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड जो बाहर निकलेगा वो वजीनल ऑरिफिस से ही बाहर निकलेगा, और बच्चे का जब जन्म होने लगता है तो वो बच्चा भी इसी वजीनल ऑरिफिस से ही बाहर आता है। इतना समझ में आ गया। अब ये जो वजीनल ऑरिफिस है, ये प्रारंभ में एक पतली झिल्ली से बंद रहता है। ये वजीनल ऑरिफिस एक पतली झिल्ली से बंद रहता है, ठीक है ना। ये पतली झिल्ली से बंद रहेगा। इस झिल्ली को कहते हैं हाइमेन। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं, हाइमेन कहते हैं। हाइमेन झिल्ली में भी एक छिद्र पाया जाता है। हाइमेन झिल्ली से वजीनल ऑरिफिस पूरी बंद नहीं रहता है, क्योंकि यदि पूरी बंद रहेगा तो फिर वजीनल ब्लीडिंग कैसे होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड कहाँ से निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। इसलिए हाइमेन झिल्ली में छोटा सा छिद्र पाया जाता है ताकि यहाँ से वजीनल ब्लीडिंग हो सके, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो टूटा हुआ इंडोमेट्रियम ब्लड के साथ निकलेगा ना, वो इस रास्ते से बाहर आ सके। लेकिन वजीनल ऑरिफिस का अधिकांश भाग एक पतली झिल्ली से बंद रहता है। इस झिल्ली को हम बोलते हैं हाइमेन। ये हाइमेन झिल्ली कई कारणों से टूट सकता है। ये हाइमेन झिल्ली कई कारणों से टूट सकता है। जैसे फर्स्ट कॉपुलेशन, जब पहली बार मेल फीमेल के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी संपन्न होगा, यानी कि कॉपुलेशन होगा, तो उस दौरान संभावना रहता है कि पेनिस के प्रेशर के वजह से यह हाइमेन झिल्ली टूट जाए। तो फर्स्ट कॉपुलेशन या इंटरकोर्स या क्वाइटस के दौरान हाइमेन झिल्ली टूट जाती है। कभी कभी कॉपुलेशन होने के बाद भी यह हाइमेन झिल्ली टूटती नहीं है। हाइमेन झिल्ली को टूटने का और भी कई तरीका होता है, जैसे खेलने के दौरान, दौड़ने के दौरान, साइकिल चलाने के दौरान, एक्सरसाइज करने के दौरान, भारी भरकम काम धाम करने के दौरान, डांस करने के दौरान, घुड़सवारी, घोड़ा पर बैठने के दौरान यह हाइमेन झिल्ली टूट जाती है। हाइमेन झिल्ली प्रायः काफ़ी कमज़ोर झिल्ली होती है, बहुत ही आसानी से टूट जाती है। तो इस जगह में थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा, यह हाइमेन झिल्ली टूट जाती है, और एक बार अगर हाइमेन झिल्ली टूट जाए तो दोबारा इस झिल्ली का निर्माण नहीं होता है। प्राचीन काल से इस तरह से लोगों ने बात को समझा कि हाइमेन झिल्ली यदि है तो वो जो लड़की है उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी कभी नहीं हुआ है, और यदि किसी का हाइमेन झिल्ली टूटा हुआ पाया जाता है, जैसे माना किसी की शादी हुई, पुरुष को उसकी वाइफ में हाइमेन झिल्ली का पता नहीं चला, तो पुराने ज़माने में लोग क्या, या फिर अभी भी जिसको पता नहीं है वो लोग क्या समझ लेगा कि शायद इस लड़की में पहले से ही सेक्सुअल एक्टिविटी हो चुका है, ये अच्छी नहीं है, इस तरह का बात वो समझ लेता है। लेकिन सच्चाई क्या है, तो सच्चाई ये है कि हाइमेन झिल्ली खेलने, दौड़ने, एक्सरसाइज करने, काम धाम करने, साइकिल चलाने, डांस करने इत्यादि के दौरान भी हाइमेन झिल्ली टूट जाती है। इसलिए हाइमेन झिल्ली का होना या ना होना किसी फीमेल के वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस को प्रदर्शित नहीं करता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हाइमेन झिल्ली नहीं है तो उसमें पहले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हाइमेन झिल्ली
खेलने, दौड़ने, साइकिल चलाने इत्यादि कई काम धाम करने के दौरान भी टूट जाती है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए किसी को कि हाइमेन झिल्ली के कारण, हाइमेन झिल्ली अगर है तो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुआ, हाइमेन झिल्ली टूटा हुआ है तो उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया, इस तरह का बात, यानी कि इस हाइमेन झिल्ली को फीमेल के वर्जिनिटी से कनेक्ट करना गलत है, नहीं करना चाहिए। वजीना में बस इतना ही है, ठीक है ना। वजीना क्या है तो 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली है, ये फीमेल का कॉपुलेटरी पैसेज होता है और इसमें बाहर का ओपनिंग कहलाएगा वजीनल ऑरिफिस, जो कि पतली झिल्ली से बंद रहेगा, झिल्ली को हाइमेन बोलेंगे। कई कारणों से ये हाइमेन झिल्ली टूट जाती है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्या है, वल्वा। ये वल्वा क्या होता है? वल्वा का मतलब है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अभी तक जितना भी पॉइंट हम लोग पढ़े, जैसे कि ओवरी हम लोग पढ़ लिए, फेलोपियन ट्यूब पढ़ लिए, यूट्रस पढ़ लिए, वजिना पढ़ लिए, ये सब फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। ये जो वजीना का जो हम वजीनल ऑरिफिस देख पा रहे हैं, ये वजीनल ऑरिफिस थोड़ा बहुत दिख सकता है, बाकी वजीना भी शरीर के अंदर का ही पार्ट है, वजीना भी बाहर से दिखता नहीं है। तो बाहर से अगर देखा जाए तो इस वजीनल ऑरिफिस के भी बाहर, वजीनल ऑरिफिस के भी बाहर कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं वल्वा कहते हैं। वल्वा मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाहर से जो पार्ट दिखेगा वो कहलाता है वल्वा। तो वल्वा जो है ना, ये है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये वल्वा क्या है फीमेल का, ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हिंदी में क्या बोलेंगे, बाह्य जननांग। बाह्य जननांग, बाहरी जनन अंग होता है ये, ठीक है ना। अब फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस तरह का होता है? फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस तरह का होता है, ध्यान से समझिए। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक लंबवत धसाव पाया जाता है और इस लंबवत धसाव को, ये जो लंबवत धसाव है ना, इस लंबवत धसाव को कहते हैं वेस्टिबुल। इसको बोलते हैं वेस्टिबुल। इस लंबवत धसाव को क्या बोलेंगे, वेस्टिबुल कहेंगे। इसमें 2 छिद्र पाया जाता है, ऊपर की ओर छोटा छिद्र होता है, नीचे की ओर एक बड़ा छिद्र होता है। तो नीचे के बड़े छिद्र को कहते हैं वजीनल ऑरिफिस, वजीनल ऑरिफिस कहेंगे, वजीनल ऑरिफिस कहेंगे। ऊपर के छोटे छिद्र को कहते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस। यूरिथ्रल, थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं, यूरिथ्रल ऑरिफिस, यूरिथ्रल ऑरिफिस, ठीक है ना, यूरिथ्रल ऑरिफिस। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं, ये हो गया वजीनल ऑरिफिस, वजीनल ऑरिफिस, ठीक है ना, ये हो गया वजीनल ऑरिफिस। वजीनल ऑरिफिस के बारे में अभी हम लोग पढ़े कि इस वजीनल ऑरिफिस, ये जो वजीनल ऑरिफिस है ये पतली झिल्ली से बंद रहता है। इस झिल्ली को हम कहते हैं हाइमेन। इस झिल्ली को क्या बोल देंगे, हाइमेन कहते हैं। और हाइमेन झिल्ली में एक छोटा सा छिद्र भी पाया जाता है, तो वो छिद्र भी बना दिए हैं। अब ये जो यूरिथ्रल ऑरिफिस है ना, ये बहुत ही छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है कि ये दिखता तक नहीं है, ये सही ढंग से दिखाई तक नहीं पड़ता। ये यूरिथ्रल ऑरिफिस, इससे यूरिन बाहर आएगा, इस रास्ते से यूरिन बाहर आता है और यही है वजीनल ऑरिफिस, जिसमें मेल का पेनिस प्रवेश करेगा। मेसोसाइकिल के दौरान ब्लड बाहर आएगा, जन्म के समय यहाँ से शिशु भी बाहर आता है, ठीक है ना। अब ये जो वेस्टिबुल है, ये जो धसाव है वेस्टिबुल, वेस्टिबुल के चारों तरफ, वेस्टिबुल के चारों तरफ, ठीक है ना, वेस्टिबुल के चारों तरफ 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, 2 पतला लिप लाइक स्ट्रक्चर, होंठ जैसा रचना, जैसे हम सबका होंठ है ना, तो 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर होंठ के जैसा रचना पाया जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेबिया माइनोरा, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा,
माइनोरा। लेबिया का मतलब होता है लिप लाइक, होंठ के जैसा, 2 पीस होंठ के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और इसी के बाहर 2 पीस और भी लिप लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है। और ये जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा मोटा होता है, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। माइनोरा मतलब छोटा, मेजोरा मतलब बड़ा। तो वेस्टिबुल को चारों तरफ से घेरे रहता है छोटे साइज का होंठ जैसा रचना, जिसको बोलेंगे लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के भी बगल में बड़ा साइज का 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है ना। अब ये जहाँ पर लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ लगभग कनेक्ट हुआ है, लेबिया माइनोरा जो है ना, ये एक लेबिया माइनोरा, ये भी दूसरा लेबिया माइनोरा, दोनों आके ऊपर कनेक्ट हो गया, नीचे ये भी कनेक्ट होगा। जहाँ पर कनेक्ट हुआ है, वहीं पर जहाँ कनेक्ट हुआ है यहीं पर एक छोटा सा उभार पाया जाता है। इस उभार को कहते हैं क्लाइटोरिस। ये जो छोटा सा उभार हमको दिखाई पड़ता है वो कहलाता है क्या? क्लाइटोरिस। ठीक है ना, ये कहलाता है क्लाइटोरिस। इसके बाद ये जो लेबिया मेजोरा है, इसके भी ऊपर यानी ये सब जो एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। और मॉन्स प्यूबिस में हेयर पाया जाता है, यहाँ पर हेयर्स लगा होगा, इस हेयर को कहेंगे प्यूबिक हेयर्स। इसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स। यहाँ पर एक ओपनिंग होता है और ये जो ओपनिंग है ना, इसको बोलते हैं एनस। मल का त्याग करने वाला ये क्या है? एनस। अब ये जो एनस है, एनस और इस बीच में जो थोड़ा सा गैप रह जाता है ना, इस गैप को कहते हैं पेरिनियम। इसको बोलते हैं पेरिनियम। इस गैप को क्या बोलेंगे? पेरिनियम। और ये हो गया एनस। अब कुछ बात को ध्यान में रखना है यहाँ कि ये जो क्लाइटोरिस है, ये मेल के पेनिस का समजात अंग होता है। पेनिस का समजात अंग। लगभग जिस तरह से मेल में पेनिस होता है उसी तरह से फीमेल में ये क्लाइटोरिस होता है। मेल का पेनिस एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है, उसी प्रकार फीमेल का ये क्लाइटोरिस भी सेंसिटिव ऑर्गन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में मेल के पेनिस के अंदर ब्लड का जमाव हो जाता है, जिसके कारण पेनिस इरेक्ट सीधा हो जाएगा, सामान्य अवस्था से उसका साइज बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में इस क्लाइटोरिस के अंदर भी ब्लड जमा होता है, जिसके कारण हालांकि क्लाइटोरिस छोटा होता है, लेकिन नॉर्मल अवस्था से सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में ये क्लाइटोरिस थोड़ा सा फूल जाएगा, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। तो क्लाइटोरिस को बोलते हैं मेल के पेनिस का समजात अंग। यानी कि जिस तरह से ये एक ऑब्जेक्टिव है, जिस तरह से पुरुष में पेनिस होता है उसी तरह से फीमेल में एक छोटा सा अंग है जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है ना। इसके बाद लेबिया मेजोरा को कहते हैं स्क्रोटम का। इसको बोलते हैं स्क्रोटम का समजात अंग। स्क्रोटम क्या होता है? तो पुरुष का टेस्टिस, 2 टेस्टिस जिस थैली के अंदर होता है उस थैली को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। तो लेबिया मेजोरा स्क्रोटम का समजात अंग होता है, स्क्रोटम का समजात अंग होगा। इसके बाद ये जो कौन सा कलर यूज कर लें, यही कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। ये जो वजीना है, वजीनल ऑरिफिस के दीवार में यहाँ पर 2 पीस छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड। यहाँ पर 2 पीस ग्लैंड होता है और इस ग्लैंड को कहते हैं, ये जो 2 पीस ग्लैंड है ना, इस ग्लैंड को कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। इसको बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। और बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होता है इसको कहते हैं
कॉपर्स ग्लैंड का समजात अंग, इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड का समजात अंग, इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड का समजात अंग। कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है? पुरुष में पाया जाता है। पुरुष में 2 पीस कॉपर्स ग्लैंड होता है, तो उसी तरह से कॉपर्स ग्लैंड के ही जैसा यहाँ पर 2 पीस क्या है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। कहाँ पर होता है? वजिनल ऑरिफिस के ओपनिंग के पास होता है। ये समझ में आ गया? यही है एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि वल्वा कहलाता है ये फीमेल का। देख लीजिए फिगर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या है? बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या है? जैसे ये है वजिनल ऑरिफिस, ये क्या है? वजिनल ऑरिफिस, ये है वजिनल ऑरिफिस। वजिनल ऑरिफिस के ओपनिंग पर ही यहाँ पर दीवार में 2 पीस छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी को कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। इसको बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। इस बार्थोलिन्स ग्लैंड से निकलता है क्षारीय द्रव, इससे निकलता है क्षारीय द्रव। कुछ कुछ यहाँ से लिक्विड निकलेगा, इससे निकलेगा क्षारीय द्रव, ठीक है ना, इससे क्षारीय द्रव निकलेगा और वो द्रव इस वजीना को चिकना बनाता है, वजीना में चिपचिपापन उत्पन्न करेगा। अगर यहाँ पर मेल का पेनिस आता है तो पेनिस में भी चिपचिपापन उत्पन्न करता है। यानी कि ये जो क्षारीय द्रव है ये वजीना और पेनिस, वजीना और पेनिस के लुब्रिकेशन का मतलब क्या हुआ? चिकनाहट में हेल्प करता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हो जाता है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड का मतलब है दूध बनाने वाली ग्रंथि। बच्चे के जन्म के बाद माँ के स्तन के अंदर दूध का निर्माण होता है, बच्चा दूध को पीता है, अपना पेट भरता है, बच्चे को खाना पीना मिलता है। तो मेमरी ग्लैंड का मतलब होता है दूध बनाने वाली ग्रंथि। प्रत्येक मैमल्स, जितना भी मैमल्स है सभी में मेमरी ग्लैंड होता है। मेमरी ग्लैंड पुरुष में भी होगा, मेमरी ग्लैंड पुरुष में भी होगा, लेकिन पुरुष में होता है इनएक्टिव, कभी दूध नहीं बनेगा। लेकिन फीमेल में, जो फीमेल मैमल्स है उसमें एक्टिव यानी कि फंक्शनल मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। चाहे ह्यूमन की बात करें, चाहे मनुष्य में माँ की बात करें, स्त्री की बात करते हैं, या फिर गाय की बात करते हैं, भैंस की बात करते हैं, बकरी, शेर, बाघ, जो भी मैमल्स है उसमें जो भी मादा सदस्य है उसके मादा सदस्य में फंक्शनल मेमरी ग्लैंड पाया जाएगा। ये मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट के अंदर यानी कि फीमेल के छाती के अंदर पाया जाता है और वो बना होता है 2 चीज़ों से मिलकर, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से मिलकर के। छाती के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट होता है और यही दोनों मिलकर के मेमरी ग्लैंड का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर एक मेमरी ग्लैंड का फिगर बना हुआ है, नाम से भी लिखा हुआ है, एक तरफ से समझा देते हैं। फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर यानी मेमरी ग्लैंड में बहुत सारा छोटा छोटा बॉक्स पाया जाता है, छोटा छोटा रूम जैसा स्ट्रक्चर होगा, छोटा छोटा खाली स्थान पाया जाता है, छोटी छोटी थैली के समान रचना पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेमरी लोब। मेमरी लोब की संख्या प्रत्येक ब्रेस्ट के अंदर में 15 से 20 होता है। जैसे ये जो ब्लू कलर से एक बॉक्स इस तरह से बना दिया है ना, ये छोटा छोटा थैली है, इस थैली को बोलते हैं मेमरी लोब। कितना होगा? 15 से 20 होगा। इसके अंदर सेल्स का गुच्छा पाया जाता है। ये जो रेड कलर से गोल गोल करके सेल्स का गुच्छा बनाए हैं, इस सेल्स के गुच्छे को बोलते हैं एल्वियोलाई, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये कहला गया एल्वियोलाई। और उसके बीच में जो खाली जगह है उस खाली जगह को बोलते हैं ल्यूमेन या फिर कैविटी। एल्वियोलाई के सेल्स में मिल्क का निर्माण होता है। एल्वियोलाई के सेल्स में मिल्क का निर्माण होगा जो कि इस ल्यूमेन में आकर के जमा रहता है। इस ल्यूमेन में आकर के मिल्क जमा रहेगा। अब इस एल्वियोलाई से एक नली निकलता है, प्रत्येक एल्वियोलाई से एक पीस नली निकल गया। इस नली को कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। इस नली को क्या बोलेंगे? मेमरी ट्यूब्यूल। मेमरी ट्यूब्यूल आपस में जुड़ने लगता है। इसे हम देख रहे हैं फिगर में, 2 मेमरी ट्यूब्यूल आपस में जुड़ गया और जुड़ करके फिर एक नली बना दिया। इस एक नली को हम कह देंगे मेमरी डक्ट। मतलब मेमरी ट्यूब्यूल आपस में जुड़ के जो कॉमन नली बनाया उसको बोल देंगे मेमरी डक्ट।
फिर मेमोरी डक्ट भी, जैसे ये एक मेमोरी डक्ट, ये भी एक मेमोरी डक्ट आपस में जुड़ गया, फिर एक कॉमन डक्ट बना लिया जिसको बोलेंगे मेमोरी एम्पुला। फिर ऐसा ऐसा मेमोरी एम्पुला भी जुड़ जाता है और मेमोरी एम्पुला जुड़ करके फिर एक डक्ट बनाएगा जिसको बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट की संख्या होती है 15 से 20। तो ये एक लैक्टिफेरस डक्ट है, ये भी एक लैक्टिफेरस डक्ट है, ये भी एक लैक्टिफेरस डक्ट है। इस तरह से बहुत सारा लैक्टिफेरस डक्ट होगा। कितना होगा? 15 से 20 होगा। और इसी लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा मिल्क बाहर निकलेगा और ये सभी लैक्टिफेरस डक्ट एक उभार के पास आके ओपन हो जाएगा। इस उभार को बोलते हैं निप्पल। इस फूले हुए स्ट्रक्चर को बोल देंगे ब्रेस्ट, इस उभार को बोलेंगे निप्पल। और निप्पल के अगल बगल का जो एरिया होता है ना वो थोड़ा सा डार्क होता है। निप्पल के अगल बगल का जो एरिया है ना वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का होगा, डार्क कलर का होगा। उस पार्ट को कहते हैं एरियोला। इस पार्ट को क्या बोल देंगे? अगल बगल का एरिया कहलाएगा एरियोला। मिल्क बनता है कहाँ? एल्वियोलाई के सेल्स में, और वहाँ से मिल्क आएगा कहाँ? ल्यूमेन में, इस कैविटी में जमा रहेगा। फिर वहाँ से मिल्क जब पास करता है, जब बच्चा दूध पीने का कोशिश करेगा ना तो मिल्क यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो ल्यूमेन से मिल्क आता है मेमोरी ट्यूब्यूल में, मेमोरी ट्यूब्यूल से मिल्क आएगा कहाँ? मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से आएगा मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला से आएगा लैक्टिफेरस डक्ट में, और इसी लैक्टिफेरस डक्ट से होकर के मिल्क शरीर से आ जाता है बाहर और बच्चे के मुंह में चला जाएगा। बच्चा मिल्क को पी करके अपना पेट भरता है। ये समझ में आ गया। और हम यहाँ पर एक एनसीईआरटी का इमेज देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ कुछ जैसे रिब्स है, छाती का जो हड्डी वगैरह सब होता है ना उसके बारे में दिया गया है। हम यहाँ पर फैट वगैरह सब देख रहे हैं। मेमोरी लोब है, एल्वियोलाई है, मेमोरी डक्ट है, एम्पुला है, लैक्टिफेरस डक्ट है, निप्पल, एरियोला, जो सभी बताए वही सब स्ट्रक्चर है। मिल्क प्रोडक्शन, दूध का निर्माण एक हार्मोन के प्रभाव से होता है। उस हार्मोन को बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क बनता है किस हार्मोन के कारण? प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से। और मिल्क इजेक्शन का मतलब होता है मिल्क का बाहर निकलना। मिल्क प्रोडक्शन का मतलब मिल्क का निर्माण। मिल्क बनेगा कहाँ पर? एल्वियोलाई के सेल्स में। किस हार्मोन के कारण? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। और जमा रहेगा ल्यूमेन में। वो जो था ना एल्वियोलाई के बीच का खाली जगह ल्यूमेन, वहीं जमा रहता है। मिल्क अपने आप बाहर नहीं आएगा। जब बच्चा माँ का दूध पीने लगता है तब माँ के शरीर में एक हार्मोन बनता है ऑक्सीटोसिन, और उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण मिल्क अंदर से बाहर निकलना स्टार्ट होगा और फिर बच्चा के मुंह में चला जाता है। ये दोनों हार्मोन निकलेगा पीयूष ग्रंथि से। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, पीयूष ग्रंथि, वहीं पर बनता है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। दूध बनाने का काम करेगा कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध को अंदर से बाहर निकालने का काम यानी कि मिल्क इजेक्शन का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इतना समझ में आ गया। और यही था लास्ट पॉइंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर को देखे थे, ओवरी को डील किए थे। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग फैलोपियन ट्यूब को पढ़ लिए, इसके बाद यूट्रस को पढ़ लिए, फिर वजीना को पढ़ लिए, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया वल्वा को भी पढ़ लिए, बार्थोलेंस ग्लैंड हो गया और मेमोरी ग्लैंड हो गया। यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाता है कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम लोग ओवम बनने की प्रक्रिया को समझेंगे कि ओवम किस तरह से बनता है। ओवम के निर्माण की प्रक्रिया मतलब oogenesis को डिटेल्स में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। नोट्स लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।